हेलो व्यूअर्स, ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा। जैसा कि हमने बताया कि 25 जून को 1975 में लगे राष्ट्रीय आपातकाल के 48 साल पूरे हो जाएंगे और इसी को ध्यान में रखते हुए आपातकाल के समय की राजनीतिक परिस्थितियों और इससे जुड़े संवैधानिक प्रावधानों पर हम एक खास सीरीज लेकर आए हैं। तो इस सीरीज के तहत ये टीम दृष्टि का आखिरी आर्टिकल है। ये आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राजव्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। 1975 के आपातकाल ने भारतीय राजनीति की दशा और दिशा दोनों को बदल कर रख दिया। कहा जाता है कि आपातकाल का सबसे कीमती सबक राजव्यवस्था ने सीखा। 1977 में संपन्न छठा आम चुनाव 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के बाद का पहला चुनाव था। छठा आम चुनाव इंदिरा गांधी के उस फैसले का लिटमस टेस्ट भी था जो जन आकांक्षाओं के खिलाफ था। एक तरह से 1977 का चुनाव आपातकाल के अनुभवों का ही इम्तिहान था। इस चुनाव ने टुकड़ों में विभाजित विपक्षी पार्टियों को एक साथ चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया था। विपक्ष को जयप्रकाश नारायण जैसे लोकनायक का सानिध्य प्राप्त हुआ, जिन्हें संघर्ष का लंबा अनुभव प्राप्त था। इस चुनाव के दौरान 4 विपक्षी दलों कांग्रेस, जनसंघ, भारतीय लोक दल और समाजवादी दल ने मिलकर मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी का गठन किया। इसी दरमियान कांग्रेस के कद्दावर नेता जगजीवन राम ने मंत्रिमंडल और कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नाम से एक नई पार्टी की स्थापना करके जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ने की घोषणा की। 1977 के चुनाव को जनता पार्टी जनमत संग्रह के रूप में देख रही थी। जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान आपातकाल के दिनों में लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन के मुद्दे को जनता के बीच उठाया। जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में रोटी के साथ आजादी का मुद्दा प्रमुखता के साथ उठाया, जबकि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के इंदिरा गांधी के फैसले का बचाव किया तथा कांग्रेस ने गरीबी हटाने, असमानता और अन्याय को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया। जनता पार्टी की स्थापना ने यह सुनिश्चित कर दिया था कि गैर कांग्रेसी वोटों का बिखराव नहीं होगा, और हुआ भी यही। चुनाव के अंतिम परिणाम ने सबको चौंका दिया। आपातकाल के परिणाम ने कांग्रेस को ऐतिहासिक सबक दिया था। आजादी के बाद ये पहला अवसर था जब कांग्रेस लोकसभा का चुनाव हार गई थी। कांग्रेस को लोकसभा की मात्र 154 सीटें मिली थी, तो वहीं जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 542 सीटों में से 330 सीटों पर जीत दर्ज की। खुद जनता पार्टी 295 सीटों पर जीत गई थी और उसे अकेले दम पर स्पष्ट बहुमत मिला था। छठे आम चुनाव के दरमियान उत्तर भारत में चुनावी माहौल एकदम कांग्रेस के खिलाफ था। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कांग्रेस एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो सकी, तो वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस महज एक सीट ही जीतने में कामयाब हो पाई। इंदिरा गांधी रायबरेली से और उनके पुत्र संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के अनेक मंत्री भी चुनाव हार गए। तत्कालीन रक्षा मंत्री बंशीलाल और लोकसभा अध्यक्ष बलिराम भगत जैसे कद्दावर नेता भी चुनाव हार गए। मगर 1977 के चुनाव के बाद बनी जनता पार्टी की सरकार में तालमेल का अभाव था। चुनाव के बाद जनता पार्टी के नेताओं में आंतरिक द्वंद्व प्रारंभ हो गया। प्रधानमंत्री पद की दौड़ में मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम जैसे कद्दावर नेता शामिल थे। मोरारजी देसाई 1966-67 से ही इंदिरा गांधी के प्रबल प्रतिद्वंदी थे, तो वहीं चौधरी चरण सिंह भारतीय लोकदल के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के किसान नेता थे, जबकि जगजीवन राम को कांग्रेसी सरकारों में मंत्री पद पर रहने का विशाल अनुभव था। लेकिन आखिरकार मोरारजी प्रधानमंत्री और बाबू जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री बने। मोरारजी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी जनता पार्टी के भीतर आंतरिक कलह शांत नहीं हुआ। आपातकाल का विरोध जनता पार्टी को कुछ दिनों तक ही एकजुट रख सका। जनता पार्टी के पास किसी दिशा, नेतृत्व अथवा एक साझे कार्यक्रम का अभाव था। जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद भी सत्ता के चरित्र में कोई व्यापक बदलाव करने में असफल रही, लिहाजा जनता पार्टी में फूट पड़ गई। चौधरी चरण सिंह ने जनता पार्टी से अलग होकर
जनता पार्टी सेक्युलर का गठन किया, जो कालांतर में लोकदल के नाम से जाना गया। जनता पार्टी के विघटन के बाद मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने 18 महीने में ही विश्वास मत खो दिया और 28 जुलाई 1979 को मोरारजी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सरकार के पतन के बाद कांग्रेस पार्टी के समर्थन पर दूसरी सरकार चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में बनी, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी के समर्थन ले लेने की वजह से चौधरी चरण सिंह की सरकार भी मात्र 4 महीने बाद ही सत्ता से बेदखल हो गई और 14 जनवरी 1980 को कांग्रेस पार्टी के समर्थन वापस ले लेने के बाद चौधरी चरण सिंह ने इस्तीफा दे दिया। आजादी के बाद 5वें आम चुनाव तक एक पार्टी के रूप में कांग्रेस का प्रभुत्व कायम रहा। प्रसिद्ध राजनीति वैज्ञानिक रजनी कोठारी ने अपनी किताब भारत में राजनीति में कांग्रेस के प्रभुत्व को कांग्रेस सिस्टम का नाम दिया है। ये वो दौर था जब लोग कांग्रेस पार्टी के प्रति आस्थावान थे। पक्ष और विपक्ष में कांग्रेस पार्टी ही थी। राष्ट्रीय आंदोलन के गर्भ से जन्मी इस पार्टी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी के रूप में स्थिर एवं मजबूत सरकार दी। आपातकाल के बाद कांग्रेस के प्रभुत्व का अंत धीरे धीरे प्रारंभ हो गया। आपातकाल के बाद किसान और मध्य वर्ग का मोह कांग्रेस से भंग होने लगा तथा मध्य वर्ग और किसानों का समर्थन जनता पार्टी को मिलने लगा। लिहाजा 1989 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस अपने दम पर अकेले कभी सत्ता में नहीं आई। आपातकाल के बाद कांग्रेस का प्रभुत्व तो टूटा ही, साथ ही कांग्रेस का विकल्प भी तैयार हो गया। भले ही जनता पार्टी जल्दी ही टूट गई, लेकिन आपातकाल की कोख से जन्मे नेताओं ने कांग्रेस के प्रभुत्व को चुनौती देना जारी रखा। पार्टियों में टूट फूट के चलते एक तरफ कोई भी पार्टी कांग्रेस का विकल्प बनने में नाकाम हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ एक नई प्रकार की राजनीति का मुद्दा भी उभर रहा था। दरअसल 1977 के बाद पिछड़े वर्ग की भलाई का मुद्दा भारतीय राजनीति में गूंजने लगा था। 1977 के चुनाव परिणामों पर पिछड़ी जातियों के मतदान का असर पड़ा था। उत्तर भारत में आपातकाल की कोख से पिछड़ी जाति के नेताओं का जन्म हुआ। 1977 के लोकसभा चुनाव के साथ कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। उत्तर भारत के राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी और इन सरकारों के बनने में पिछड़ी जाति के नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के सवाल पर जनता पार्टी के द्वारा 1979 में मंडल आयोग की नियुक्ति की गई। मंडल आयोग की नियुक्ति के बाद भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में पिछड़े वर्ग के नेताओं का उदय हुआ। इन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने तथा पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की मांग को जोर शोर से उठाया। बिहार में 1977 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई और कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। बिहार में आपातकाल के बाद कई पिछड़े नेताओं का उदय हुआ, जिन्होंने बिहार एवं केंद्र की राजनीति को प्रभावित किया। बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे पिछड़े नेताओं का उदय आपातकाल के बाद हुआ। बिहार के इन दोनों नेताओं को जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता है। समाजवादी विचारधारा और धर्मनिरपेक्षता के पक्के हिमायती लालू प्रसाद यादव 1977 में पहली बार जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा पहुंचे। जनता पार्टी के टूटने के बाद इन्होंने जनता दल का दामन थाम लिया। मंडल कमीशन के रथ पर सवार होकर इन्होंने बिहार में पिछड़ी जातियों को लामबंद करना शुरू कर दिया। इसके बाद 1990 से 97 तक ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद सामाजिक न्याय को अपना मुख्य एजेंडा बनाया और बाद में जनता दल से अलग होकर इन्होंने 1997 में राष्ट्रीय जनता दल नाम से एक नई पार्टी की स्थापना की। वहीं बिहार में मंडल कमीशन के बड़े सिपाहियों में से एक नीतीश कुमार 1985 में बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए। वीपी सिंह की सरकार में नीतीश कुमार केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री बने। बिहार में अति पिछड़े समुदाय का राजनीतिक उत्थान नीतीश कुमार के समय में ही हुआ। इसके अलावा उत्तर प्रदेश भी आपातकाल के बाद पिछड़े वर्ग के राजनीतिक उत्थान का गवाह बना। 1977 के विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी के राम नरेश यादव मुख्यमंत्री बने। आपातकाल की कोख से निकले पिछड़े नेताओं में से एक बड़े नेता मुलायम सिंह यादव थे। मंडल कमीशन के बाद मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक कद उत्तर प्रदेश में बढ़ा। इन्होंने समाजवादी पार्टी के नाम से एक दल का गठन किया।
छोटे छोटे दलों के उभरने के बाद किसी एक पार्टी का अपने दम पर सरकार बनाना अब भारतीय राजनीति में टेढ़ी खीर साबित होने लगा था। ऐसे में इन दलों ने दलीय गठजोड़ का एक फॉर्मूला निकाला। दरअसल आपातकाल के बाद भारतीय दलीय व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी का उदय 1980 में हुआ। इसका उदय जनसंघ के अवशेषों पर ही हुआ था। इस पार्टी ने अपनी स्थापना के 3 साल बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन का गठन कर विपक्षी दलों के संयुक्त मोर्चा बनाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। सबसे पहले लोकदल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा बनी। धीरे धीरे समान विचारधारा के अन्य दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन से जुड़ते गए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के अस्तित्व में आने के बाद 4 सितंबर 1983 को चंद्रशेखर के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा नाम से एक और गठबंधन बना लिया गया और इस मोर्चे में जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी शामिल हुई। 1989 से लेकर 2014 तक केंद्र में गठबंधन की राजनीति हावी रही। इस दौरान कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ा। गठबंधन सरकार बनाने में क्षेत्रीय पार्टियों ने अहम भूमिका अदा की। 90 का दशक गठबंधन सरकार के उभार का साक्षी रहा। गठबंधन सरकार में पिछड़े और दलित वर्ग की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, द्रमुक, अन्ना द्रमुक, शिवसेना और अकाली दल जैसी क्षेत्रीय पार्टियों ने गठबंधन सरकार के माध्यम से ही क्षेत्रीय आकांक्षाओं की दमदार दावेदारी की। 1996 में 13 राजनीतिक दलों को मिलाकर संयुक्त मोर्चा बना। संयुक्त मोर्चा ने 1996 में जनता दल के HD देवेगौड़ा और 1998 में इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व में भारत में 2 सरकारें बनाई। हालांकि गठबंधन की राजनीति ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं को एक मंच प्रदान किया, फिर भी गठबंधन की सरकारें अल्पमत और अस्थिर थी। इसके अलावा गठबंधन की राजनीति से राजनीतिक शुचिता भी प्रभावित हुई। विचारधारा को ताक पर रखकर पार्टियों के बीच सत्ता के लिए बेमेल गठबंधन हुए। 1989 में वैचारिक स्तर पर एक दूसरे के धुर विरोधी भाजपा और वाम दल ने कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के लिए राष्ट्रीय मोर्चा को समर्थन दिया था। इस तरह 1989 के चुनावों से भारत में गठबंधन की राजनीति के एक लंबे दौर की शुरुआत हुई। 1989 से 2014 तक गठबंधन की 11 सरकारें बनी, लेकिन 2014 में गठबंधन में शामिल होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर बहुमत लेने में सफल रही। तो इन सब बातों को समझने के बाद निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता है कि आपातकाल के बाद भारत की राजनीतिक व्यवस्था में व्यापक बदलाव हुए। जहां एक दल के रूप में कांग्रेस के प्रभुत्व का अंत हुआ, वहीं क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ। इसके अलावा मंडल कमीशन के गठन से भारत में पिछड़े वर्ग की राजनीति का प्रादुर्भाव हुआ। आपातकाल के बाद भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जाति और धर्म की राजनीति ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिए, जिससे राजनीतिक शुचिता प्रभावित हुई। चलिए, अब वक्त हो चला है आज के सवाल का। तो सवाल है, 1975 के आपातकाल के बाद भारत में एक नई प्रकार की राजनीति की शुरुआत हुई। कथन का परीक्षण कीजिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।